तो हेलो फ्रेंड, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे से चैनल पे इंटेलिजेंट हिरा में। तो अब दोस्तों, जैसा कि मेरा बहुत टाइम से मन था कि आपको जो है मैं बिल्कुल एक बेस बना के पढ़ाऊँ। ठीक है, बेस बना के मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो मैं एक साथ सीधा 12th पढ़ाने स्टार्ट करता शुरू से, तो उसमें वो वाली बात नहीं आती। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपसे करता जो 11th में आनी चाहिए थी आपको। अब वो आपने पता नहीं पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो सही से, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, अगर मान लो आपने किसी और से पढ़ा हो या फिर मुझसे ही नहीं पढ़ा हो या आपने पढ़ा ही नहीं हो मान लो, तो फिर वो दिक्कत वाली बात होती है। तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक ऐसा 11th का कोर्स यहाँ पे यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, ताकि क्या हो, जब मैं पूरा 1-2 साल में पूरा यहाँ पे 11th और 12th का कोर्स रखूँ, ठीक है, तो मैं आपसे बिल्कुल ये बात कर पाऊँ कि हाँ देखो मैंने यहाँ ये पढ़ाया था। और फिर आप में से जो स्टूडेंट हैं वो जो पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ ये ऐसा इन्होंने बना रखा है इस वीडियो में और हमें भी आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि क्लास 11th का फिज़िक्स का है। मैंने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करा है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो आप खुद कर लेंगे, ईजी चैप्टर है। 1 चैप्टर तो है वो तो बिल्कुल ही ईजी है, और चैप्टर नंबर 2 वो भी आप खुद ही कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा खास नहीं है वो चैप्टर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खास नहीं है, खास इतना नहीं है इनके मुकाबले। ठीक है, तो ये चैप्टर आप खुद प्रिपेयर करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कर देना इसमें भी, तो जो टॉपिक नहीं आता उस पर वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे सरल रेखा में गति है। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ बातें, और इसके बाद आपकी केमिस्ट्री में वीडियो बनेगी। तो जो केमिस्ट्री का क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 11th। ठीक है, आपने 11th अगर केमिस्ट्री सही नहीं पढ़ी तो 12th में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए वो तो इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ानी है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग डलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं कोशिश करूँगा दोनों लैंग्वेज में पूरा आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो पहली जो है निर्देश तंत्र। ठीक है, पहली हेडिंग आपकी निर्देश तंत्र, इंग्लिश में इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो जितने भी हमारे एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, वो इस वीडियो को देखें और लाइक करें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि हम लोग क्या है ना, जब 9th क्लास में आपने ये चैप्टर थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, हम आपको याद हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आपने वहाँ पे 2 चीज़ों की बारे में जरूर बात करी होगी। सबसे पहली एक बात गति, और दूसरी विराम अवस्था, या गति अवस्था या विराम अवस्था कह दो। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपसे बात करूँ कि गति अवस्था क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो किसी भी वस्तु की जो गति है, हम लोग वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया वस्तु चल रही है तो वो गति में। ठीक है, ये मतलब नहीं होता। अगर आपको कोई व्यक्ति इस समय यहाँ था, ठीक है, और वो आपकी आंखों के सामने इधर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहोगे? वो गति में है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस समय तो आपको वो नज़र भी आ रहा है इधर से उधर जाता हुआ। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया थोड़ा इधर देखो मत अभी, यानी कि आप इन 2 बिंदुओं को नहीं देख रहे। ठीक है, और वो व्यक्ति इस समय ए पॉइंट पे था, थोड़ी देर बाद बी पॉइंट पे आ गया, अब मैंने कहा आप देखो, तो अब आप क्या कहेंगे कि इसमें गति हुई? तो आपके अकॉर्डिंग तो उसमें गति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो गति उसे मान रहे थे जो आपके ठीक सामने सामने चल रहा हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि भैया अभी इसे मत देखो, अभी अपना मुंह पीछे की तरफ कर लो, और इतनी सी देर में मैंने इसको ए से उठा के बी पे रख दिया उस चीज़ को। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, ए से उठा के बी पे रख दिया और कहा आप देखो, तो आपको तो वो वस्तु बी पे नज़र आ गई। तो आपने कहा भैया ये तो गति नहीं हो रही, मतलब गति नहीं हुई पहले। ठीक है, अब तो नहीं हो रही पहले, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब आपने गति को सही से नहीं समझा। ठीक है, तो इसलिए गति को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या कहो कि 2 तरीके की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, गति क्या होती है? किसी भी वस्तु में उसकी जो स्थिति है, स्थिति उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि स्थिति में परिवर्तन। अब स्थिति में परिवर्तन किस तरीके से होगा? समय के साथ, समय के साथ। ठीक है, यानी कि जब भी कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती दिखाई देगी, तब हम क्या बोलेंगे कि वो वस्तु कैसी है? गति में। यानी कि हम बोलेंगे वो वस्तु, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। ठीक है, स्थिति मतलब उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे उसकी पोजीशन में चेंज होगा टाइम के साथ साथ, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हम क्या बोलेंगे? इस वस्तु में गति हो रही है, यानी कि वो मोशन में। और विराम अवस्था क्या होगा? जब वस्तु की स्थिति में ही कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब उसकी पोजीशन
बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, और वो भी समय के साथ, ठीक है। तब हम कहते हैं वो वस्तु कैसी है, विराम अवस्था, यानी कि वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये था आपका गति और विराम का कंसेप्ट। अब बात आती है निर्देश तंत्र के ऊपर कि आखिर में निर्देश तंत्र क्या है, ठीक है। तो निर्देश तंत्र क्या होता है ना, हम लोग किसी भी वस्तु की गति और विराम की जो अवस्था है वो इस निर्देश तंत्र के द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है। या आप कहो कि किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण, पोजीशन का जो निर्धारण है, ठीक है, वो हम लोग इस निर्देश तंत्र के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो निर्देश तंत्र क्या होता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने की जो एक हमारी विधि है या यंत्र है, ठीक है। या आप कहो कि एक राशि है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, राशि वाशि तो नहीं होती, विधि भी नहीं होती कोई, बस एक इस तरीके की आपकी कोई चीज़ है, उसको निर्देश तंत्र हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अब निर्देश तंत्र में क्या होता है, निर्देश तंत्र में आपको एक तो एक्स, वाई और जेड अक्ष की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर मान लो आपको किसी वस्तु की स्थिति बतानी है तो भैया आप सब इतना 10th में मैथ पढ़ के आए हैं और आपको इतना पता ही होगा कि किसी वस्तु की स्थिति एक्स वाई जेड अक्ष के द्वारा प्रकट की जाती है, और दूसरा टाइम यानी कि समय, ठीक है। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए किसी भी निर्देश तंत्र में, एक तो उसकी स्थिति का मापने के लिए कोई यंत्र, और दूसरा टाइम। तो हम बता देंगे कि उस वस्तु की स्थिति कैसी है, विराम में है, गति में है, ठीक है। तो निर्देश तंत्र आपको क्या बताता है, निर्देश तंत्र हमें बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति क्या है, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट जो है आपका वो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और सेकंड जो होता है वो आपका होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं अभी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। अगर बहुत ही डीपली इन्हें समझना है तो आप लोग, मैंने एक अलग से वीडियो बीएससी के लिए बना रखी थी तो उसमें भी ये बता रखे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस को शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। और इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे ऑफ रह गया, शॉर्ट में रेफरेंस लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी दो प्रकार के क्यों हुए ये, ठीक है। जड़त्वीय का मतलब होता है एक ऐसा निर्देश तंत्र, ठीक है, जहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम लागू हो जाए। न्यूटन का प्रथम नियम क्या हो जाए, लागू हो जाए। न्यूटन का प्रथम नियम क्या हो जाए, लागू, मतलब वहाँ पे ये अप्लाई हो जाए न्यूटन का पहला नियम। अब न्यूटन का पहला नियम क्या था, सबको पता है कि अगर किसी वस्तु पे किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा होगा, ठीक है, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो उस वस्तु पे किसी भी प्रकार का त्वरण भी उत्पन्न नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर वस्तु पे किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं है, ठीक है, तो उस वस्तु पे त्वरण भी नहीं है, मतलब अगर वो गतिमान अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, ठीक है, और अगर वो विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग न्यूटन के पहले नियम को डिफाइन करते हैं। तो जो इस नियम का पालन कर जाए, ठीक है, यानी कि एक आप ऐसे कमरे में बैठ गए, या मान लो कि एक ऐसा प्लेन है, ये जो मैं अभी जिसमें पढ़ा रहा हूँ, एक ऐसा प्लेन है पूरा, ठीक है, कि इस पर अगर ये हमारा जो पेन है ये अगर गति कर रहा है तो ये न्यूटन के पहले नियम का पालन कर रहा है। मतलब अभी ये अगर रेस्ट पे है तो इस पर जब तक कोई बल नहीं लगेगा तो ये कैसा होगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसको अब मैं जो इस पूरे पेपर को मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। स्थिति पता चल जाएगी हमें यहाँ पे, और न्यूटन के पहले नियम का पालन भी कर रहा है। और वहीं हमारा आता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो मतलब ऐसा जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं कर रहा हो, ठीक है, जो न्यूटन के प्रथम नियम का, जो न्यूटन के फर्स्ट नियम का पालन ना करता हो, यह पालन नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने शॉर्ट में आपको समझाया कि क्या होता है निर्देश तंत्र। दो प्रकार के थे, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। पालन नहीं करने का मतलब सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई वस्तु ऐसे रखी है, ठीक है, इस पर, और ये न्यूटन के पहले नियम का पालन नहीं कर रहा है, इस पर बल भी नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी ये चले जा रहा है, अपने आप ही थोड़ा इधर उधर हिल रहा है,
तो भैया यहाँ तो न्यूटन का नियम काम ही नहीं कर रहा। न्यूटन ने तो बोला था जब तक भाई बल न लगे। तो इमेजिन करो कि हवा भी नहीं चल रही और ये अपने आप ही इधर उधर भागे जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक प्रकार का अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहाँ आप अपने आप को इमेजिन करो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लो किसी कमरे में हैं और हम पे तो कोई बाहर से बल नहीं लग रहा, लेकिन हम चुपचाप इधर उधर कमरे में चलते रहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं कर रहे, यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो होगा कमरा हमारा, ठीक है। तो ये निर्देश तंत्र की कहानी थी। अब फटाफट से हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग है वो है आपकी एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। मैं नोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहली आपकी गति के जो प्रकार में हेडिंग आती है वो आती है एक विमीय गति, यानी कि 1D मोशन, ठीक है। तो अब किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, देखो ऐसी गतियाँ या ऐसी गति जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक अक्ष पे हो रही हो। 1D मोशन का मतलब देखो आपको सबको पता है, इस शब्द से ना बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है सारी चीज़ें, क्योंकि आपको 1D 2D 3D का इतना आप सबको नॉलेज है। 3D अगर बोलो सबको पता है 3D का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 1D का मतलब मान लो मैं 3 अक्ष बना रहा हूँ, सबको इतना क्लियर होगा कि ये x है, ये y है और ये z है। अब ऐसा ही नहीं कि ये हमेशा x हो, ठीक है, ये भी कोई पक्की नहीं होती, x ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये अपना x हो गया, ये y हो गया और ये z अक्ष हो गया, ठीक है। मान लो कोई कण है हमारा, वो या तो सिर्फ इसी दिशा में भागेगा, ठीक है, या तो वो सिर्फ इसी दिशा में भागेगा, या तो वो सिर्फ इसी दिशा में भागेगा। तीनों में से किसी एक दिशा में भागेगा, या कहूँ कि x y z अक्ष में से किसी एक अक्ष में अगर वो गति करेगा, ठीक है, तो उसकी इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, हम एक विमीय गति कहते हैं या 1D मोशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो वस्तु सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में चल रही होगी, एक ही लाइन पे चल रही होगी, एक ही सड़क पे चल रही होगी। इमेजिन करो जिस तरीके से आपने सब देख रखा होगा कि हमारी जो भी रेलगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो सब रेलगाड़ियाँ कैसे चलती हैं, एक पटरी पे चल रही होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि हवा में भी उड़ रही हैं, पटरी पे आगे भी चल रही हैं। तो एक पटरी पे चल रही होंगी, तो पटरी यहाँ पे एक प्रकार की सीधी लाइन हो गई या सीधा रास्ता हो गया। तो रेलगाड़ी की जो गति होती है वो हमारी कैसी गति होती है, 1D मोशन का एग्जाम्पल है, यानी कि एक विमीय गति है। तो ऐसी गतियाँ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्ष पर होती हैं या एक ही लाइन पर होंगी, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएंगी, एक विमीय गति कहलाएंगी। मैं इसको नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। तो स्टूडेंट, मैंने लिख दिया है कि ऐसी गति जो x y या z में से किसी एक अक्ष में होती हो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे द्विविमीय गति पे। तो स्टूडेंट, द्विविमीय गति यानी कि जैसे आपको पता ही चल रहा है कि 2D मोशन, 2D मोशन मतलब एक ऐसी गति हो रही होगी जो 2 डायरेक्शन में हो रही होगी। 2 डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, 2 डायरेक्शन का मतलब देखो, ये हो गया अपना x अक्ष, इधर अपना y ले लेते हैं वही, और इधर z अक्ष। तो अब 2 डायरेक्शन में गति मतलब कोई एक चीज़ है, 2 डायरेक्शन का मतलब तो भैया मैं सिंपल अगर आपसे बोलूँ तो ज़रा इधर फटाफट से एक एग्जांपल थोड़ा सा देख लो, तो आप कहोगे यार आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि 2 डायरेक्शन का तो मतलब ये है कि ये वस्तु इधर भी भाग रही हो और इधर भी भाग रही हो। तो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, एक वस्तु इस दिशा में भी भाग सकती है, इस दिशा में भाग सकती है, तो वस्तु तो एक ही है, 2 कैसे मैंने बना दी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, आप इमेजिन करो कि हाँ, जैसे ये देखो, ये अपने पास एक वस्तु ले ली मैंने, ठीक है। तो आपसे अगर मैं बोलूँ कि ये 1D मोशन करिए, यानी कि एक विमीय गति करिए, तो आप समझ गए कि हाँ भैया इस पर एक जगह बल लग रहा है सीधा सीधा। अब चाहे वो ऊपर की तरफ हो, आगे हो, ऊपर हो, दाएँ हो, बाएँ हो, एक दिशा में। लेकिन अब किसी भी तरीके से आप ऐसा समझ लो कि इस वस्तु पे 2 बल लग रहे हैं और वो उसको 2 जगह गति कराना चाह रहे हैं। भैया 2D का मतलब ये है कि 2 दिशा में गति होनी चाहिए। तो 2D का मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया कि यार वस्तु आगे तो बढ़ना चाह रही है और ऊपर भी उड़ना चाह रही है, तो कुछ ऐसे गति नहीं होगी इसकी। देखो आगे बढ़ना चाह रही है और ऐसे, ये देखो आगे भी बढ़ना चाह रही है और ऊपर भी धीरे धीरे उठ रही है। मान लो मैं इसको नीचे से ला रहा हूँ, आगे बढ़ना चाह रही है और ऊपर भी, देखो आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी गई और फिर नीचे आ गई। तो इस प्रकार की गति को देखने से पता चलता है कि यार इस पर 2 तरीके से बल लग रहा होगा, एक तो जो इसको ऊपर भी ले जा रहा है और एक जो इसको इधर भी ले जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी गतियाँ जो यहाँ तो हमारी ये एक्स वाई अक्ष की तल पर हो या हमारा वाई जेड या जेड एक्स तल में, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इन तलों पे जो गतियाँ होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, 2D मोशन कहलाती हैं, ठीक है। या तो वो एक्स वाई पे होगी, या वो आपकी जेड एक्स में होगी, या वो आपका
जेड वाई तल में होगी तो इन में जो गतियाँ हो रही होंगी, अब वो वस्तु इधर भाग रही होगी दो तरीके से, ठीक है, वो वस्तु इधर से कैसे भी भाग रही हो, वो गति हमारी क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाएगी, जो दो डायरेक्शन में होती है। अब आप कहेंगे तो कौन सी गति हो गई, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग नॉर्मली सब ये करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, तो क्रिकेट में क्या होता है ना, आप लोग सबको पता है कि आप यार मतलब ये रहे, आप ये बॉल फेंकी आपने अपने दोस्त को, ठीक है, तो आपको सबको पता है बॉल एकदम ऐसे जाती है ज़्यादातर केस में, ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से ऊपर फेंकेंगे तो ये जो गति हुई ना क्रिकेट की बॉल की, ठीक है, मान लो ये तल था हमारा, आपका एक तल बना दिया हमने यहाँ से थीटा एंगल ऊपर, तो ये जो गति हुई ना, देखो इसमें क्या हो रहा है, बॉल आगे भी बढ़ रही है, भैया बॉल ने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा तभी तो कहेंगे आगे बढ़ रही है, और बॉल ऊपर भी जा रही है, ठीक है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं द्विविमीय गति, या आप कहो कि प्रक्षेप्य गति, या आगे आएगा अभी चौथे चैप्टर में प्रक्षेप्य गति, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति जितनी भी होती हैं वो द्विविमीय गति होती हैं, 2D मोशन होती है, ठीक है, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। अब मैं आपको इसका लिख देता हूँ कथन। तो स्टूडेंट देखो मैंने लिख दिया है कि ऐसी गति जो या तो हमारी एक्स वाई में होगी या वाई जेड या जेड एक्स में से किसी एक तल में होगी, ठीक है। वैसा नहीं है कि कोई वस्तु बिल्कुल लगातार भैया वो यहाँ पे भी दिख रही है गति करती हुई, वो यहाँ पे भी दिख रही है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो एक बार में किसी एक तल में गति करेगी, द्विविमीय गति कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं तीसरी गति की तरफ। तो स्टूडेंट ये आपने त्रिविमीय गति 3D मोशन पढ़ लिया है, और अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा कि 3D मोशन का मतलब जो 3 दिशाओं में हो रही हो, और आपको अभी पता है कि एक्स वाई जेड अक्ष हैं अपने, तो भैया एक ऐसी वस्तु की गति जो इन तीनों ही डायरेक्शनों में हो रही हो, एक साथ तो फिर हो नहीं सकती। तो अब किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग, तो मैं इसको देखो यहाँ पे बना भी नहीं सकता, आप ऐसे इमेजिन करो इस चीज़ को कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ कि त्रिविमीय गति क्या होती है, तब आपको और क्लियर होगा। तो स्टूडेंट देखो मैंने लिख दिया है कि ऐसी गति जो ना तो हमारी, ये ना लिखना रह गया, ना तो, ठीक है, इसमें ना तो है ये, ठीक है, यहाँ ये होकर जो ना तो एक्स वाई जेड अक्ष में व ना ही हमारी एक्स वाई वाई जेड और हमारा जेड एक्स में से किसी भी तल में हो रही हो, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी हो गई, इसको हटा ही दो। तो ऐसी गति जो एक्स वाई जेड अक्ष व एक्स वाई वाई जेड जेड में से किसी भी तल में ना हो, ठीक है, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति। अब कहने का मतलब ये क्या है, देखो अभी मैंने एक्स वाई जेड अक्ष बनाए थे, तो यार ना तो वो इधर भाग रही है, ना वो इधर, ना वो इधर, ना वो इन दीवारों में, ठीक है, दीवारी तो होती है हमारी ये। अगर मैंने एक कमरा बनाया एक्स वाई जेड अक्ष का, ठीक है, हमारा घर एक कमरा होता है, एक्स वाई जेड अक्ष तीनों होते हैं उसमें, तो जो हमारी दीवारें होती हैं ना वो ये होते हैं हमारे तल, ठीक है। अब हमें पता चला कि ना तो वो हमारी दीवारों की लाइनों पर चल रही है, ना दीवारों पर चल रही है, तो भैया चल कहाँ रही होगी, तो कहाँ चलेगी आप खुद बताओ, अपने दिमाग से बताओ। तो वो भैया स्पेस में चल रही होगी। स्पेस मतलब ये जो हमारा कमरा है ना, ये डब्बा मैंने किस तरीके से बनाया, ठीक है, ये स्पेस में चल रही होगी, यानी कि हवा में उड़ रही होगी। जैसे भैया मच्छर उड़ते हैं, जैसे नॉर्मली कोई मच्छर मक्खी उड़ते रहते हैं हवा में, तो ऐसी गतियाँ, यानी कि कोई वस्तु जो ऐसी गति कर रही हो जो स्पेस में हवा में उड़ रही हो, ठीक है। कमरा है, कमरे में हवा में उड़ रही है, कहीं बैठी नहीं है, ना ही किसी दीवार में बैठी है, ना ही किसी अक्ष में बैठी है, और बस हवा में उड़ते जा रही है। तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति या 3D मोशन कहते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप अपने कमरे में क्या करो, कोई एक गैस ले लो, ठीक है, या आप कहो कि एक पात्र में भरी गैस, ठीक है, गैस के कणों की गति। जैसे ही आप किसी पात्र में गैस के कणों को भरेंगे तो आपको पता है कि वो जो कण जो है वो दीवारों पर जो टिकते नहीं है, वो सीधा हवा में उड़ना चाहेंगे, तो उनकी जो गति होगी वो त्रिविमीय गति होगी, कणों की गति, ठीक है। जो हमारे दोस्त हैं, जितने भी आपने जो आज वीडियो देखी, तो एक बार फिर से थोड़ा रिकैप ले लो। क्या हुआ, एक विमीय गति बताई क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, एक अक्ष में। द्विविमीय गति जो किसी एक तल में हो। त्रिविमीय गति जो किसी भी तल में और अक्ष में ना हो, बल्कि स्पेस में, यानी कि हवा में हो, ठीक है। यानी कि ऐसी मोशन जो स्पेस में हो रही है वो हमारी 3D मोशन है। और फिर मैंने निर्देश तंत्र बताया आपको क्या होता है, ठीक है। अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने फ्रेंड को बताना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और देखना है, ठीक है फ्रेंड। ऐसी केमिस्ट्री पे भी अभी वीडियो आएगी तो उसको भी देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।